वाला जो राज्य था ना, ध्यान देना, ये पहले वाला राज्य हुआ करता था, ये पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, है ना। अभी ये क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया। इस केंद्र शासित प्रदेश में ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है लद्दाख, जो इसका आंसर है। और ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है जम्मू कश्मीर। वर्तमान में अगर पूछेगा तो लद्दाख में कुल जिलों की संख्या जो है मात्र 2 है, जबकि जम्मू कश्मीर में अगर पूछेगा कुल जिलों की संख्या कितना है, 22 जिले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो करेंट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर उसको आप लोग समझ के आंसर बनाना। आशु, MS कुमार, मनीषा कुमारी, नीतीश कुमार, चलो सब लोग फटाफट जुड़ जाएंगे, जितना जल्दी हो सके सभी लोग जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखते हैं, 22। निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं है ना, वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं है। आ जाओ भाई, ठीक है, ये जल्दी से इसका क्वेश्चन करेंगे, आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे फटाफट। कौन सा वॉशिंग सोडा का यूज नहीं है, वाला बोला इसका उपयोग। देखो सबसे पहले जब ऐसा सवाल हो तो इसमें नहीं है, सत्य है असत्य है में आप लोग को टिक कर देना है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है ना। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन वॉशिंग सोडा का यूज नहीं है, उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है, ये नहीं होगा आपका आंसर। इसका उपयोग घर, क्योंकि नहीं है ढूंढना है, इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई एजेंट के रूप में किया जा सकता है, कौन सा नहीं है पूछना है, ये पूछ रहा है, ये भी नहीं है। इसका उपयोग पीने के पानी कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि पूरा वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, ऑप्शन क्या है। इसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जाता है, नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन, नहीं है पूछा है इसलिए आंसर होना चाहिए सी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका उपयोग जो है पानी के कीटाणु, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर फॉर्मूला पूछेगा, जो पूछने की संभावना कमी होती है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, आप लोग पढ़े होंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है ना, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, अस्थायी फाइल का विस्तार है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका .tmp। कंप्यूटर का प्रश्न है ये, .tmp। मोटिवेशन एग्जाम क्या लिख रहे हैं डू बॉक्स में, क्लास शाम में, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से क्वेश्चन लिखे, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, तो पाथवे टू गॉड के लेखक हैं, आंसर बताएंगे महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए थे तो आप लोग को पता होगा 9 जनवरी 1915 को भारत की भूमि पर दस्तक दिए थे, और ये 9 जनवरी को हर जो है NRI डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ जब आए थे चंपारण में, इनको बुलाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। इनका प्रमुख आंदोलन में जैसे आप लोग पढ़ोगे 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जिसको 3 गठिया प्रणाली के रूप में यानी 3/20 भूमि पर नील की खेती की जाती थी, है ना। इसके अलावा 1920 में प्रमुख आंदोलन था जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, और ये असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा कांड जो हुआ था ना, उसके दौरान इसको वापस ले लिया गया था क्योंकि वो हिंसात्मक रवैया था। उसके बाद 1930 में इनका था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। और 32 में इसे वापस लिया गया था पूर्ण रूप से, इसे 34 में दरभंगा में जब भूकंप आया था उस दौरान वापस कर लिए गए थे। और 1942 में जो था, 1942 में क्या था, 1942 में हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिया करके रखा गया था, है ना। इसके बाद अलावा जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जिले में,
फिर जयप्रकाश नारायण जी को आपका हजारीबाग जेल में, जहां से वो दीपावली के दिन भागकर, है ना, वहां जेल से भाग गए थे। और उसके बाद आप लोग देखोगे कि जो राजेंद्र बाबू थे, वो जो अभी वर्तमान में स्टेशन के पास जो आपका बुद्धा स्मृति पार्क है, वहां पर जेल हुआ करता था, बांकीपुर जेल, उसी में उनको बंद करके रखा गया था। पाथवे टू गोड के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, है ना, बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री, प्रथम राष्ट्रमंडल मंत्री थे, पहले भी हमने चर्चा किया है। 1942 भारत छोड़ो के, चलो आवाज आ रही है ना सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सारा फैक्ट्स है, और इस फैक्ट्स का क्वेश्चन होगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका आर कॉसिको, और कासिको, है ना, याद कर लेना, इस बुक का नाम है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक आर कौशिको। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? मुरुगा को समर्पित है कौन सा त्योहार, है ना, मुरुगा, याद रखना भाई। तो पहला ऑप्शन है पोंगल, दूसरा है आदि पिरक्कू, तीसरा है आपका ओनम, और चौथा है आपका थाई पूषम, है ना। तो देखो इसका ज्योग्राफिकल व्यू भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका क्षेत्र है, बेसिकली ये आपका कौन सा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में अगर पूछेगा कि कौन सा नृत्य है, तो कौन सा नृत्य होता है तमिलनाडु में? भारत नाट्यम नृत्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। और दूसरा, लौटती हुई मानसून से यहाँ पर बारिश भी होती है, लौटती हुई मानसून से यहाँ आपको बारिश बारिश भी देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना, लौटती हुई मानसून से बारिश क्यों होती है यहाँ पर? क्योंकि ये देखो, ये जो क्षेत्र है आपका, ये साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना। जब यहाँ से ये लौटती है, तो चूंकि इससे टकराती है, और टकराने के कारण ही जो वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, जब वो टकराएगी, तो टकराने के बाद वहाँ क्या करेगी? इवोपरेट होगी, इवोपरेट होकर वहां पर बादल का निर्माण करेगी, और कंडेंसेशन होकर फिर रेनफॉल का निर्माण करेगी। यही वजह है कि यहाँ पर लौटते हुए मानसून से ही तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। लौटती हुई मानसून से किस मौसम में? जाड़े के मौसम में यहाँ बारिश देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है क्या फेस्टिवल से, क्या फेस्टिवल है भाई? तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो भगवान मुरुगा को समर्पित है? पोंगल, आदि पिरक्कू, ओनम या थाई पूषम? इसका आंसर हो जाएगा थाई पूषम, है ना। भगवान मुरुगा को संपन्न है कौन? थाई पूषम, थाई पूषम। नेक्स्ट, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस सभी शब्द किसमें प्रयोग किए जाते हैं? ये खेल के शब्द हैं, किसमें प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको आंसर बताना है। बर्डी, है ना, याद रखना, सब खेल अलग अलग का ये नाम दिया गया है, खेल एक ही है। बर्डी हो, ईगल हो या अल्बाट्रॉस, जो है ये सारे शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं? गोल्फ में, गोल्फ में, है ना। हमने पहले भी बताया था कि अगर पूछेगा कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11, तो आप कमेंट करके बताएं कि सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या 15 किस में होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कि सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या 15 किस में होता है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। डाउन सिंड्रोम जो सीखने की कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और अक्षमता के कारण बनता है, एक है क्या? जीवाणु रोग, वायरल रोग, कवक रोग या अनुवांशिक रोग? जैसे ही आप देखोगे डाउन सिंड्रोम जो सीखने की कठिनाई और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और अक्षमता का कारण बनता है, ये होता है जेनेटिक रोग, अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि वो जो है ब्लीडिंग से, जैसे आपके माता पिता से लेकर अनुवांशिक, मतलब वंश बाय वंश वो आगे बढ़ता है। डाउन सिंड्रोम जो सीखने की कठिनाई, इसका ये दो आप कारक जो होगा उसके रूप में बोल सकते हैं कि जो सीखने की कठिनाई और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और अच्छा अक्षमता के कारण बनता है ना डाउन सिंड्रोम। मतलब देखना, कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो अच्छे से सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते चीजों को, है ना। उसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग होता है। कैसा है? अनुवांशिकी रोग, ठीक है। इसके अलावे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं।
ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं किसको, डाउन सिंड्रोम को। पूछेगा इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम अगर हम लोग अगर पूछा जाता है अन्य नाम क्या है, अन्य नाम में आ जाएगा आपका ट्राइसोमी 21, है ना, ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। मिजाई और बंदी सफेद या काले रंग की जैकेट के प्रकार किस क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है लद्दाख और कश्मीर, और बुंदेलखंड और मालवा। ठीक है, मिर्जाई और बंदी क्या है भाई, तो सफेद या काले रंग की जैकेट के एक प्रकार हैं, किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय हैं, जहां पर ये दिखाई देते हैं या ज्यादा से ज्यादा यूज होता है? उत्तर पूर्वी, सिर्फ उत्तर पूर्वी लिखा हुआ है, लेकिन इसका उत्तर पूर्वी का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट वाले जो पार्ट हैं उस राज्य के लिए ये चर्चा करना चाह रहा है। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट मतलब इधर जो सेवन सिस्टर का राज है ये। दूसरा बोल रहा है पश्चिमी घाट, जो ये पश्चिमी घाट है ये। तीसरा बोला लद्दाख और कश्मीर, ये लद्दाख और कश्मीर। और चौथा बोला बुंदेलखंड और मालवा, ये बीच वाला पार्ट। ये मिर्जाई और बंदी जो होता है सफेद या काले रंग की जैकेट बेसिकली मध्य भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मध्य भारत का हिस्सा में कौन सा पार्ट आ गया भाई, तो बुंदेलखंड और मालवा का क्षेत्र। ठीक है, मालवा में जो होता है ये ज्वालामुखी के विधि के द्वारा ये सारे पार्ट बने हुए हैं, क्योंकि ये वाला जो देखना दक्कन का पठार है ये भी वॉल्केनिक प्रोसेस से बना है, मालवा का पठार भी वॉल्केनिक प्रोसेस से बना है। और इधर आपके जितने भी पहाड़ी क्षेत्र दिखेंगे चाहे वो अरावली भी इधर भी, है ना, तो यार जाहिर सा बात है यहाँ जो मिट्टी होगी, मिट्टी का प्रकार अगर देखेंगे तो वो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाया जाएगा। तो मिर्जाई और बंदी किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड और मालवा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, है ना। बेसिकली देखो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब किया था, 2010 में किया था। और राष्ट्रमंडल के संदर्भ में एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के आधिपत्य को स्वीकार किया हो, ब्रिटिशियसों के आधिपत्य को स्वीकार किया हो, उसको हम लोग बेसिकली राष्ट्रमंडल की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। हो गया, हेलो, ठीक है। चलो, तो भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, 2010। और ये पहला अवसर है इसके लिए, भारत के लिए जो है ये, भारत के लिए पहला अवसर है, भारत के लिए ये पहला अवसर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था, उधर जगह नहीं है तब, तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जब देखोगे सबसे पहले अगर पूछेगा कि पहला राष्ट्रमंडल खेल, तो ये आपको कनाडा में देखने को मिलेगा 1930 के दशक में, 1930 के दशक में जो है पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है वो किया गया था, 1930 कनाडा। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है, जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जम्मू कश्मीर होना चाहिए, है ना।
हाल ही में करेंट का है, आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे दिया गया है? जम्मू कश्मीर, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? अभी हमने महात्मा गांधी के संदर्भ में जब पॉइंट बताए थे उसमें हमने चर्चा किया था कि 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 की भूमि जो थी, इस भूमि पर नील की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। नील की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी, इसीलिए 3 कठिया पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है। 3 कठिया पद्धति या प्रथा के नाम से जाना जाता है ना। इसके लिए एक अलग कमिटी भी बनाया गया था, चंपारण ग्रेगोरियन करके एक कमिटी बनाया गया था, जिसके मेंबर में महात्मा गांधी को भी रखा गया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, लेकिन महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह अफ्रीका में ही प्रारंभ हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1917। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष किसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 33। पहला ऑप्शन है आपके पास 1899, दूसरा है 1876, तीसरा 1897 और चौथा 1882। स्वामी विवेकानंद, देखो ये जो 19वीं सदी के आसपास जब देखोगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो समाज थे, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके तहत राजा राम मोहन राय से लेकर विभिन्न प्रकार के महापुरुषों ने अलग अलग अपना योगदान दिया। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब की कर दी गई थी? 1828 में। सती प्रथा का अंत 1829 में कर दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। तो स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है ना? राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? तो किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व, याद रखना दो प्रश्न है इसमें, महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ? गोवा। और ये किस लिए जाना जाता है? तो टाइगर रिजर्व के लिए। देखो गोवा में अलग अलग प्रकार का आपको दिखेगा। गोवा में दो नदी बेसिकली आपको देखेगी, मांडवी नदी और जुआरी नदी। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, मांडवी जुआरी प्रमुख नदी है गोवा का। गोवा में ही आपको दिखेगा एक बंदरगाह जिसका नाम है मरमा गोवा। मरमा गोवा बंदरगाह। और साथ ही साथ गोवा में आपको क्या दिखेगा कि जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, वो आपको मिल जाएगा कौन? गोवा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप आंसर कर सकते हो इसका। अयोध्या हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन है भाई? अयोध्या। जयपुर को हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी। अगर पूछेगा कि पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जयपुर, है ना। हैदराबाद किस नदी के किनारे है भाई? मूसी। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कौन? कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कौन? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है अयोध्या। वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र में अपने शासन किए थे? आंसर बताना है आपको। उज्जैन, कामरूप, वैशाली या मगध? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको करना है, क्या होगा इसका? देखो, वर्मन वंश के भास्कर वर्म ने किस क्षेत्र में, ये कामरूप वाला जो क्षेत्र था ना उसमें, हालांकि जब आप लोग असम वाला क्षेत्र पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है असम का जो पुराना नाम था, है ना, दो नाम से जाना जाता है इसे, प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर। और दूसरा जो है वो है आपका कामरूप। कामरूप, ठीक है। तो वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र में शासन किया था? तो कामरूप में, बी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है? अगर राज्य पूछेगा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल सब लोग जानते हैं। तो मिजोरम का एक जगह है जिसका नाम है शेरछिप। कहाँ का जगह भाई? मिजोरम का एक जगह, मिजोरम। मिजोरम का एक जगह है जिसका नाम है शेरछिप, जो आपके ऑप्शन डी में आपको नजर आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूछा है? यही अगर आपका 2011 के अनुसार अगर कोई राज्य पूछा होता कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाता है आंसर? केरल हो जाता है ना। और जबकि बिहार का स्थान सबसे पीछे आपको नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं हम लोग। इसको आमतौर पर मिल्क शुगर कहा जाता है, मिल्क, है ना।
दूध में पाए जाने वाला, मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। लैक्टोज, लैक्टोज नाम से ही स्पष्ट है, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज, यानी आंसर हो जाएगा ए। इधर घुमाइए ना। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लेटेराइट मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी। देखो, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण देखना, बेसिकली नदियों के द्वारा होता है ना। नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बनते हैं, और जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है, मैक्सिमम एरिया में जो फैला हुआ मिट्टी है वो आपको एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल बनता कैसे भाई? तो मैक्सिमम रेनफॉल, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके पास रेनफॉल और ज्यादा से ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड अल्टरनेटिंग ड्राई। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा तो वाश आउट होकर ऊपर वाला क्षेत्र हट जाएगा, तो जो बचा हुआ पदार्थ होगा उसी को हम लोग लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। बेसिकली ये ईंटों का निर्माण लेटेराइट मिट्टी से होगा। केरल वगैरह के क्षेत्र में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काजू उगाने के लिए जलोढ़, काली मिट्टी, लाल लेटेराइट या लाल और पीली मिट्टी। तो आंसर हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टी, यानी आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लाल लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी अगर आपसे पूछेगा तो ब्लैक सॉइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। और रेगुर मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उत्पादन किसका होता है? इसमें कपास का होता है। और ये बेसिकली जहां पर ज्वालामुखी आपको दिखेगा उस वाले क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात कर ले तो भारत का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्कन का पठार, इसमें आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। जो मालवा का पठार के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें आपको बेसिकली काली मिट्टी देखने को मिल सकती है। क्लियर है? केरल में लैटेराइट, यस। आंसू, आंसू। साउंड सही कीजिए सर, साउंड सही है? देख लो आप उधर से, इधर से तो सही आ रहा है, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है इधर। चलो आगे। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा बोलीविया। आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया। चलो आज का सेशन हम लोग थोड़ा जल्दी कर दिए हैं, तो आज का सेशन आप लोग का समाप्त हुआ। अब अगले सेशन के लिए आपके सर आएंगे और आगे के सेशन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, एवरी डे 5:30 में आप जुड़ना ना भूले एसएससी जीडी के लिए। तब मिलते हैं अगले क्लास में पूरे जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
हेलो 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 हेलो। चलिए भाई, तो अभी हम लोग रीजनिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से देखेंगे सभी सवाल को जैसे प्रतिदिन देखते हैं। तो चलिए आइए सवाल नंबर 1 पे जरा गौर फरमाइएगा, ये क्या कह रहा है यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद उसी पैटर्न के आधार पे कौन सा ऑप्शन आंसर होगा ये बताएंगे। अच्छा, 15 से 21 देखेंगे, 21 27 देखेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अंतर का, तो 15 से 21 तो +6, 21 से 27 तो +6 कह देंगे। तो उसी तरह का 12 12 24 ये नहीं होगा, 12 का अंतर है। 25 40 में 15 का अंतर है। 40 55 में 15 का अंतर है। 20 से 28 8 का अंतर। 28 दो 30 6 36 8 का अंतर। लेकिन यहाँ पर तो 8 8 का है, यहाँ 6 6 का है। इससे परफेक्ट भी कोई ऑप्शन हो सकता है मेरे ख्याल से। देखिए, अगर हम बात करें 3 गुना 5 का तो हो जाएगा 15। 3 गुना 7 का तो हो जाएगा 21। 3 गुना 9 का तो हो जाएगा 27। तो एक बार 5 से गुना, एक बार 7 से गुना, एक बार 9 से गुना। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 4 गुना 5 कर दें तो 4 5 20 हो जाएगा। 4 में 7 से गुना कर दे तो 4 7 28 हो जाएगा। 4 में 9 का गुना कर दे तो 4 9 36 हो जाएगा। यानी डी जो आंसर आप लोग बता रहे हैं एकदम सही है। हालांकि उस हिसाब से भी डी सही है था, लेकिन उससे परफेक्ट मेथड ये है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल हमारा 2 नंबर पे जरा हम लोग बात करें। 2 नंबर में क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ कह रहा है 6 व्यक्ति PQRSTU केंद्र की ओर मुंह करके एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति षटभुजाकार मेज के चारों ओर एक वृत्त की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो एक वृत्त के चारों तरफ, एक वृत्त के चारों तरफ षटभुजाकार में, षटभुजाकार बनाइए चाहे वृत्तों बनाइए, कोनो फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं षटभुजाकार बनाता हूँ। कहा कि 6 व्यक्ति PQRST और यू केंद्र की ओर मुंह करके षटभुजाकार। तो 6 षटभुजाकार मतलब 6 भुजा वाला। षटभुजाकार का मतलब 6 भुजा वाले। षटभुजाकार का मतलब 6 भुजा वाले जो है, 6 भुजा वाले, 6 भुजा वाले। षटभुजाकार का मतलब 6 भुजा वाले एक मेज पर बैठे हुए हैं। ये हो गया षटभुजाकार। यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब गौर फरमाइएगा, कहा कि यू पी के ठीक विपरीत बैठा है। अच्छा, यूपी के विपरीत बैठा है तो कहाँ बैठेगा ये नहीं पता, लेकिन आगे कहा जो, हम बताए हैं आपको जो का प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए होता है, यानी जो माने पी, आर के ठीक बाईं ओर है। तो अगर हम आर को यहाँ बैठा दें तो आर के ठीक बाईं ओर पी को कर देंगे। कहे कि कहा जो मतलब पी आर के ठीक बाईं ओर है, तो पी आर के ठीक बाईं ओर, यू पी के ठीक विपरीत। तो यू हो जाएगा पी के ठीक विपरीत। तो यू को हम यहाँ ऊपर रख देंगे, यू हो जाएगा पी के ठीक विपरीत। सही है। अब यहाँ कहा कि एस यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो एस यू के ठीक दाईं ओर, तो एस यू के ठीक दाईं ओर, तो यू यहाँ है, इधर बायां होगा, इधर दायां। एस को यहाँ कर देंगे, यू के ठीक दाईं ओर हो जाएगा। आगे कहा टी पी और एस के ठीक मध्य में, तो टी पी एस के मध्य में, तो टी को यहाँ कर दीजिए, पी और एस के मध्य में। एगो बच गया क्यू, क्यू को यहाँ बैठा दीजिए। अब सवाल कहा कि क्यू का बैठने का स्थान क्या है। तो भैया क्यू तो यहीं बैठा है, इसका स्थान हम लोग ज्ञात करते हैं क्या है। क्यू का बैठने का स्थान क्या है, कहा कि पी के ठीक बाएं। तो क्यू देखिए तो पी के ठीक बाएं है, नहीं है, पी के ठीक विपरीत। हाँ ये सही है, क्यू जो है ये सही है, क्यू जो है ये सही है, क्यू जो है टी के ठीक विपरीत बैठा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल हमारा 3 नंबर। 3 नंबर को देखिएगा, 3 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए, 3 से अगर हम बात करें आगे बढ़ के 4, 1 बढ़ा देंगे, 2 को अल्टरनेट लेते हैं। 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ा देते हैं। 6 से 9 बढ़ा देंगे, 3 बढ़ा के। 9 से 4 बढ़ाएंगे, 13 हो जाएगा। आगे इसका तो क्रम नहीं पूछ रहा है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं। अब देखिए 4 से 9 पे जाते हैं तो 5 बढ़ा। अच्छा 9 और 7 16, 7 बढ़ा। 16 और 4 20, 5 25, 9 बढ़ा। और यहाँ पे 25 के बाद 11 बढ़ा देंगे तो 36 आ जाएगा। उसका भी क्रम नहीं है, तो अब किसका क्रम खोजना है भाई। तो 5 का लेके चलते हैं। तो 5 से 5 हुआ 10। अच्छा 10 और 5 15, अब 15 और 5 20, अब 5 यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर कंप्लीट हुआ। आ जाते हैं 4 नंबर पे।
4 नंबर में 15 का रिलेशन 25 से दिया, तो 24 का रिलेशन कैसे होगा? अच्छा, 15 का रिलेशन 25 से दिया तो हम यहाँ पे 3 गुना 5 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब 5 गुना 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 3 गुना 5 15, अब 5 गुना 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 4 गुना 6 24, 3 से 5 हुआ ना, तो 2 से 4 कर दीजिए, 4 चौका 16 ना। ऐसे नहीं है, कुछ और ही किया हुआ है इसमें। बताइए क्या जुगाड़ लगा है, थोड़ा सोचिए, हम भी सोच लेते हैं, जल्दी बताइएगा। देखिए ऐसा करते हैं, 5 तिया 15 कर दीजिए, अब 5 5 25 कर दीजिए। 5 तिया 15, अब 5 5 25 कर दीजिए। ऐसे कर लेते हैं। वैसे भी गुना ही हो रहा था, लेकिन हम थोड़ा सा दूसरा तरीका से कर दिए थे। 5 गुना 3 15, 5 5 25, है ना। तो अब यहाँ पे 6 गुना 4, 8 गुना 3 करिए ना, 8 गुना 3 24, क्योंकि यहाँ भी 3 से हुआ है। अब फिर 8 गुना 5 बराबर 8 5 40 दिया है। ये आंसर मार दीजिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 5 नंबर। 5 नंबर तो आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि मैं इसका मेथड आपको कई दिनों से बता रहा हूँ। बोर्ड मास के नियम पे अरेंज होता है। इसमें खाली एक ऑप्शन को आप रखिए, लेकिन यही है कि बारी बारी से सारा ऑप्शन चेक करना होगा। पहले ए को चेक करिए, अब बोर्ड मास का नियम के अनुसार सेट कर लीजिए, LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। गुणा के जगह माइनस कर दीजिएगा, माइनस के जगह गुणा कर दीजिएगा, 3 के जगह पे 6 कर दीजिए, 6 के जगह 3, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर क्या कह रहा है जरा समझिएगा। 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर में कुछ खास नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। f का वैल्यू 6 है और यहाँ 5 लिखा है, 1 घटाया। a का वैल्यू 1 है, एगो जोड़ के 2 किया। k का वैल्यू 11 है, k का वैल्यू 11 है, k का वैल्यू 11 है, एगो घटा के 10 लिखा। e का वैल्यू 5 है, एगो बढ़ा के 6 लिखा। अच्छा, m का 13 है, घटा के 12, a का 1 है, जोड़ के 2, और d का 4 है, घटा के 3। तो यहाँ पे पहले घटाना है, तो d का 4 है तो 3 लिखेंगे, अब 5 का 6 लिखेंगे, अब 5 का 4 लिखेंगे, 18 का 19 लिखेंगे। तो बताइए 36 419 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल 7 नंबर। 7 नंबर पे जरा गौर फरमाइएगा। 7 नंबर में क्या है जरा देखिएगा। अच्छा 65 है ना, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 4 का क्यूब आप प्लस 1 है। 4 चौका 16, चौका 64, 1 65। 4 का क्यूब प्लस 1 है, और यहाँ 5 का क्यूब आप प्लस 1 कह देंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी को चेक करें, तो 2 का क्यूब प्लस 1 बोल देंगे, और यहाँ 3 का क्यूब प्लस 1 कह देंगे, तो 28 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अच्छा, ये भी बोर्ड मास का ही नियम है, तो यहाँ भी ऑप्शन है ना चेक होगा। तो बोलिए किस ऑप्शन को रख के चेक कीजिएगा कि आंसर सही आ जाएगा। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भागा और माइनस को चेंज कर लीजिएगा, माइनस के जगह भाग होगा, भाग के जगह माइनस, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर हो। अगला देखिए 9 नंबर। 9 नंबर समझ, यहाँ देखिए, यहाँ @ है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे प्लस है। कहा दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो कौन सा प्रतीक प्लस के विपरीत आएगा? तो प्लस के विपरीत आने वाला प्रतीक कौन सा होगा? तो भैया प्लस के विपरीत हैज हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विपरीत अल्टरनेट में होता है स्टार का प्रतिशत, @ का डॉलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए क्या होगा आंसर इसका। देखिए m का वैल्यू 13 होता है, 12 लिखा, माने 1 घटाया। a का वैल्यू 1 होता है, 2 लिखा, 1 जोड़ा। d का 4 होता है, 3 लिखा है, वो घटाया। e का 5 होता है, 6 लिखा है, वो जोड़ा। पहले घटा रहा है, बाद में जोड़ रहा है। तो d का c 3 हो जाएगा, e का 5 6 हो जाएगा, c का d c का 3, तो c का 3 है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। k का 11,
तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 36,212 ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 11 नंबर। 11 नंबर सवाल सेलोलिज्म में का है, इसको समझिएगा क्या कह रहा है। कहा कि कुछ गायक डांसर है, तो गायक का रिलेशन डांसर से छात्र कॉमन, 50-50 100 गलती। ये दूसरा पॉजिटिव का निगेटिव नहीं होगा, गलती। अब यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत हुआ, दोनों का एलिमेंट सेम हुआ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ, तो ये आइदर और हो गया, तो आंसर ऑप्शन। ठीक है, आंसर ऑप्शन। चलिए 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर सवाल है ब्लड रिलेशन में कोडेड रिलेशन का, और यहाँ सीधा रिश्ता दिया है। पिछला भी क्लास में हम कई बार बताए हैं, आपको याद होगा कि सीधा रिश्ता में उल्टा चेक करते हैं और उल्टा रिश्ता में सीधा चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, तब एल वाई से कैसे संबंधित है, कहा एल वाई से कैसे संबंधित है, माने एल वाई का कौन है बताना है। तो माइनस का मतलब एक और बहन, अब भागा का मतलब बहन की माता जी, तो इसकी बहन की माँ, तो इसकी भी माँ, अब माइनस माँ की बहन, तो एल जो है वाई की मौसी लगेगी, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोड ट्रिक से बना दिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा बोलिए। अच्छा, इधर 3 है, 2 है, 5 है, 38 है, इधर 7 1 2 है, 54 है, तो कहीं ना कहीं संख्या को गुना किया होगा, आना तो स्क्वायर किया होगा, तब ना बड़ा बड़ा संख्या आ रहा है। 5 दूनी 10, 3 30 नहीं हो रहा है। अच्छा, 3 का स्क्वायर करिए 9, और 2 का करिए 4, और 5 का 25, तो 25 4 29 31 7 38, चलिए योगफल 38 आ रहा है। 7 का 49, 1 का 1, यहाँ पे 2 का 4, तो 49 1 50 4 54 सही है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का 9, और 4 का 16, तो 16 4 16 4 20 5 25 25 50 हो जाएगा। 25 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा 14 नंबर। 14 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। जी का 7 जे का 10 प्लस 3, आ 10 आ प्लस 3 13, आ 13 प्लस 3 16, आ 16 आ प्लस 3 16 17 18 19 एस, एस हो जाएगा। तो एस यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब देखिए एक्स का भी हुआ, तब 24 से 22 हुआ -2, पी तब 2 हो गया -2, आर तो फिर हो गया -2, तो यहाँ पे -2, तो -2 तो पी कर देंगे, तो एस के साथ पी हो जाएगा, तो एस के साथ पी होगा, ऑप्शन डी होगा, ये एक कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो इधर देखो, इधर देखो भाई, माता चिकित्सक का होमोसेपियंस। तो माता चिकित्सक होमोसेपियंस के लिए सबसे उपयुक्त वेनर है। देखिए, माता होंगी चाहे चिकित्सक होंगे, दोनों इंसाने होंगे, इंसान को ही वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तो हम मार देंगे आंसर ए। ये देखिए, माता में से कुछ माता चिकित्सक होंगी, कुछ चिकित्सक माता होंगे, ये दोनों होमोसेपियंस के अंदर आएंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये है, ये क्या कह रहा है गौर फरमाइएगा। यहाँ पे कहा निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे करेंगे, एपी एपी सब में कॉमन है, एपी 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 एपी, तो यहाँ पे पी पी ओ ओ, तो पहले कौन आता है, ओ की पी, तो पहले ओ आता है, तो ओ यहाँ पे 2 गो में है, एस है एल है, तो एल 1 नंबर पे, एस 2 नंबर पे आएगा। तो पहले 4 3 होगा, तो 4 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, लीजिए अब यहीं से आंसर होगी, बात खत्म, इतने से आंसर आ जाएगा, टाइम मत बर्बाद कीजिए। बाकी आपको बतेबे किए हैं कि कैसे, जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट नंबरिंग रहता है वैसे ये भी रहता है। चलिए इसको देखिए, 17 नंबर। 17 नंबर सवाल में ऑप्शन ए को रख देंगे तो होगा, कि बी को रखेंगे तो होगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे पहले देखिए फिगर इस तरह का है, तो ऊपर में भी फिगर इस तरह का होगा, तो हमको यहाँ एगो लाइन चाहिए, चाहिए ना। अच्छा, इसके बाद इधर एगो है, तो इधर एगो लाइन चाहिए, तो ये दोनों कोना कोने इसमें लाइन नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें कहिएगा कि सर है, ये है लेकिन ये लाइन गड़बड़ है ना। इसमें देखिए ये वाला लाइन को वहां रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, और फिर इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए इसमें ऐसे है, तो सी आपका आंसर परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। नेक्स्ट पे आ जाइए 18 पे।
18 नंबर देखिए। 18 नंबर में अंतर है कि गुणनखंड है बताइए। ये तो अंतर है ये है, क्या है कि 114 है 127 है, तो बहुत ज्यादा तो बढ़ा हुआ है नहीं, तो बढ़ा हुआ बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम अंतर देख सकते हैं। ये अंतर है। देखिए कैसे अंतर है बताते हैं। ये 7 में से 4 गया 3, और 2 में से गया 13 का। यहाँ देखिए 13 में से 7 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, 26 का। यहाँ देखिए 12 में से 3 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 39 का। तो यहाँ देखिए आगे भाई लेकिन नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए कभी कभी फंसता है, चला हल्का फुल्का, बोर्डे ना है, भर दिन चलते रहता है। 4 में से 2 घटेगा 2, और 14 में से 9 जाएगा 5, 52 का। तो 13, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौके 52, 13 5 65 न, तो 5 4 9, और 6 4 10 के जीरो हाथ में 309। देखिए तो दिया है, हाँ तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आइए, अंतर था। 19 पे आ जाइए। 19 नंबर क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर में हमको क्या करना है, देखिए टी का उल्टा होता है अक्षर जी, तो वैल्यू 7। ए का उल्टा होता है जेड, तो जेड का वैल्यू 26। एन का एम, तो एम का वैल्यू 13। आ के का पी, तो पी का वैल्यू 16। तो सी का एक्स 24, ए का जेड 26, आर का आई 9, जी का टी तो 20, ओ का एल तो 12। 24 26 9 20 12, 24 26 9 20 12, 24 26 9 20 12। आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है। और आज का सेशन का लास्ट, आज का सेशन का लास्ट सवाल ऑप्शन नंबर बी। कहा कि 8 रिश्तेदार पी क्यू आर एस टी पी डब्ल्यू और वाई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 वर्ग के 4 कोना पे बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं में से प्रत्येक के मध्य बैठे हैं। तो पहले आप एक वर्गाकार मेज बनाइए, वर्गाकार मेज बनाइए, और 4 चारों भुजाओं के मध्य में, और 4 को केंद्र के बीच में बैठाइए। तो एक वर्गाकार ये मेज हुआ, ये वर्गाकार मेज हो गया, और 4 गो चारों कोना पे, और 4 भुजा के मध्य में बैठ गया। ठीक है। अच्छा, वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि 4 वर्ग के चारों कोना पर, और जबकि 4 भुजाओं के भुजाओं में से प्रत्येक के मध्य बैठे हैं। उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। इन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, तो ये वर्ग का केंद्र होगा, इसी की ओर सबका जो है मुंह। अब बनाएंगे कैसे, कहा कि पी भी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तब भी के बाएं 3 नंबर पे पी बैठा है, तब पी जो है भी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आर भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हम यहाँ पे आर को और यहाँ पे आर को नहीं रख सकते। केवल एक व्यक्ति भी और डब्लू के बीच बैठ, अच्छा भी यहाँ है, अगर डब्लू को यहाँ बैठा देंगे तो भी डब्लू के बीच में एगो बैठ जाएगा। हालांकि डब्लू को यहाँ भी करेंगे तो भी डब्लू के बीच एगो होगा, इधर रखते हैं नहीं होगा तो बदलेंगे। आगे कहा एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, एस क्यू के दाएं 2 नंबर पे बैठा है, कहाँ होगा एस क्यू नहीं पता है। आगे कहा आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं। अच्छा, आर भी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर पी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अब आर को यहाँ चाहिए यहाँ रखना पड़ेगा। अब समझिएगा, आगे कहा टी पी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो टी पी के बाएं 2 नंबर पे है, तो पी के बाएं 2 नंबर पे टी यहाँ आएगा। अब आर को भी के बगल में नहीं रख सकते, पी के बगल में नहीं रख सकते, तो आर को यहाँ रखेंगे, लेकिन फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ाएगा भाई, क्योंकि आर को जब यहाँ रखेंगे तो एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एस क्यू नहीं बैठाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा, हो गया सही है। एस क्यू के दाएं 2 नंबर पे, तो क्यू को यहाँ कर दीजिए, दाएं 2 नंबर पे एस यहाँ चला। ठीक है, एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे आ गया। अब एगो बैठ गया कौन सा, वाई, वाई को यहाँ रख दीजिए। सवाल पढ़िए, पी के दाएं चौथे स्थान पे कौन है, तो पी का इधर बाया इधर दाया, 1 2 3 4 नंबर पे कौन होगा, एस होगा। बोलिए आया था कि नहीं आया था सभी लोगों का एस, एस आया था, है आया था ना। चलिए, तो सेवा समाप्त हो गया। अब आगे का डिस्कशन शुरू होगा। आज की सेवा यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।
चलिए गुड इवनिंग दोस्तों, चलते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, थोड़ा सा इसमें हल्का सा मिस्टेक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। 18 पर 4 शून्य का 33.1/3% है का 0.15% है। यही है ना क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा इसमें मिट गया है टाइपिंग में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 41 से मैथ का सेक्शन है। सब रेडी हैं कलम कॉपी लेके, और पूरे मजे से इसको सॉल्व करते हैं दिमाग का यूज करके। मैथ है तो क्या है, माइंड लगाना पड़ेगा और आप लोग को जवाब भी देना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि जवाब नहीं देना है। मैथमेटिक्स में जितना जवाब दीजिएगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ये खासियत है मैथ का। चलिए सॉल्व करते हैं। 18 पे 4 शून्य 33 या 99 100 100/3% का 0.15%। ठीक है, प्रतिशत को तोड़ेंगे बटे में 100 लिखेंगे, कट जाएगा। प्रतिशत को तोड़ेंगे बटे में 100 लिखेंगे, कट जाएगा। 15 को तोड़ेंगे बटे में 100 लिखेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा दिए तो 3 से कट गया 6 बार में। 15 गुना 6 आ गया 90। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबसे बन भी गया है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उम्मीदवार 2 चुनाव होता है जिसमें कुल बहुमत है कितना, y। कुल बहुमत की संख्या दे दिया है आपको y, टोटल बहुमत है y। ठीक है, इसमें बोला है क्या कि 40% अवैध हो गया। वैध अवैध हो गया जो काउंट नहीं हुआ, तो काउंट हुआ अपने आप में कितना परसेंट, 60%। काउंट हुआ 60%। अब ये वैध मत हो गया। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध का इसका 60%, इसका 60% मिला है। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को इतना मतों से हरा दिया। एक को मिलेगा 60%, एक को मिलेगा बाबू 60%, तो दूसरे को मिलेगा 40%। तो हराएगा कितना प्रतिशत से, हरा देगा आपको 20% से हरा देगा। एक पहला कैंडिडेट को 60% मिला, दूसरे को 40% मिला, तो हराएगा कितने परसेंट से, 20% से उसको हरा दिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हराया है 6000 से, 6000 से हरा दिया है। 60% को 60/100 को काटते हैं तो 3/5 बोलते हैं। 30% 20/100 को लिखेंगे 1/5, बराबर में 6000। बस कटा देंगे, 3 से कट गया ये 2 बार में। 5 गुना 5 25, 25 गुना 50, 50 आ गया। 3 शून्य है, 3 शून्य बैठा दीजिए। y का मान आपका आ गया 50,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है सभी बच्चे को। पहले तो 5 घंटा में शुरुआती टाइम है आपका 5 घंटा, पहला टाइम दे दिया है 5 आवर्स। फिर दूरी दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है आपको 150 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया 150 किलोमीटर। ठीक है, चाल निकालना है, पहले चाल निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी है 150 बटे में समय कर दिए, कटा दिए तो 30 आ गया। स्पीड आ गया 30। अब बोल रहा सामान्य चाल का 1/3 चाल से चले। तो अब दूसरा कंडीशन में बोल रहा है क्या, इसका 1/3 चाल से चले। 30 है, 30 का 1/3 हो जाएगा आपका 10। अब 10 का स्पीड से वह चले, उसी दूरी को, दूरी दे दिया है यही दूरी 150,
तो कितना समय पहले निकालते हैं, दूसरा समय कितना लगेगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी है 150 बट्टे में समय है 10, चाल है 10, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, तो आ गया आपका समय, दूसरा समय लगा 15 घंटा। अब बोला कितना और समय लगेगा। शुरुआती में आपको लगता था 5 घंटा, शुरुआती में 5 घंटा लगता था, अब लगता है 15 घंटा। कितना और लगा बाबू, तो 15 में से घटा दिए तो 10 घंटा आपको ज्यादा लगा, 10 घंटा और लगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ, 10 घंटा आपका और भी ज्यादा लगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। 5 9 A 4 4 B, ठीक है, बटे में 36 दिया हुआ है। 36 को तोड़ेंगे, ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि मॉस और 1 हो जाए, मॉस हो जाए 1, तो 9 गुना 4 36 हो गया। इसका एचसीएफ क्या हो जाता है 1, इसी फैक्टर में तोड़ा जाता है, ठीक है। अब जो संख्या 36 से कटेगा वह संख्या 9 और 4 से दोनों से कटेगा। तो अब फोकस करते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। और ये भी फोकस करना, ए और बी का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी का मान होना चाहिए, ए प्लस बी का मान होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम होने के लिए, अधिकतम होने के लिए ए का मान भी बड़ा से बड़ा होना चाहिए और बी का मान भी बड़ा से बड़ा होना चाहिए। अब सुनिए, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो बी का मान भी बड़ा होने के लिए, अच्छा 9 यहां पर रख देंगे बाबू, तो 49 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 तो बड़ा से बड़ा हो गया, एक अंकों की संख्या। फिर 8 रख देते हैं, 8 बड़ा से बड़ा रख देते हैं, तो 48 कट जाएगा, मतलब बी का मान कितना रखना पड़ेगा बाबू, बी का मान अधिकतम होने के लिए 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 8 तो रख दिए, अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो यहां पर देखते हैं कौन कौन संख्या 9 से कट रहा है, ये 9 से कट गया, 5 और 4 9 से कट गया, 8 प्लस 4 12, 12 में क्या जोड़ा जाए, 12 में 6 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18, 12 में 6 जोड़ देंगे बाबू तो 18 हो जाएगा, वह संख्या 9 से कट जाएगा। तो यहां पर ए का मान क्या आ गया 6, 8 6 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में बोला है आपसे कि एक, देखिए कोई भी घनाकार रूम है, उसमें लंबा छड़ी क्या होता है, विकर्ण, डायगोनल, विकर्ण सबसे लंबा छड़ी होता है। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए, बराबर विकर्ण दे दिया है 21√3, ये कट गया तो ए का मान आ गया 21। फर्श, फर्श हमेशा नीचे वाला, देखिए अगर घनाकार रूम है, घन वाला है, क्यूबिक रूम है, तो चारों भुजा बराबर होता है। फर्श लंबाई और क्या होता है चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस, तो वर्गाकार हो गया तो भुजा स्क्वायर हो गया। फर्श हमेशा वर्गाकार होता है, तो घन में तो क्षेत्रफल क्या हो गया बाबू, इसका भुजा स्क्वायर हो गया, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे 441, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपसे सबसे नीचे वाला लाइन में पूछा है औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी
बटे में कुल समय, ऊपर में कुल दूरी लिखते हैं, इसको जोड़िए, सबको जोड़े बाबू, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 20, 20 40, 20 60, 5 65, 65 आपका आ जाएगा कुल दूरी। ठीक है, अब समय निकालना है। 18 किलोमीटर गया है, पहला स्पीड है 6 से भाग देंगे तो 3 घंटा लगा। दूसरा 20 किलोमीटर गया है 5 का स्पीड से, तो 5 चौक के 20, 4 घंटा। तीसरा गया है 27 किलोमीटर 9 का स्पीड से, तीसरा समय 9 तिया 27, तो 3 3 6 4, 10 घंटा उसको लगा है। औसत चाल बराबर कुल दूरी, दूरी को जोड़ दिए और समय को जोड़ दिए, बटे में 10, तो आपका आंसर हो गया 6.5। 6.5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6.5 ऑप्शन नंबर ए सबका सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन में बोला है कि सब्जी की संख्या फूलों की संख्या का 3 गुना है। सब्जी के बारे में बोल रहा है, फूल का क्या है 3 गुना है। अगर फूल एक x है तो ये क्या है 3 गुना है, तो 3x हो गया। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि निम्न में से, निम्न माने ऑप्शन में से कौन सी संख्या दुकान में फल और सब्जियों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कुल, यहां पर कुल कितना हो गया बाबू, कुल हो गया यहां पर 4x, कुल हो गया 4x। ठीक है, तो x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा 4x हो गया, मतलब 4 का गुणज होगा। तो 4 का गुणज इसमें कौन सा है, ये कुल जो आएगा, जो हमेशा 4 का क्या होगा मल्टीपल होगा, मतलब गुणज होगा। 4 का ये भी गुणज नहीं है, 4 से विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 4 का गुणज कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान में अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि लागत मूल्य, ए का लागत मूल्य है 1200, बी का लागत मूल्य है आपका 12 और 16 हो जाएगा 2800। 2800 रुपया में ए प्लस बी खरीदा, ए प्लस बी खरीदा है 1800 रुपया में, 2800 रुपया में, सॉरी 2800 रुपया में, और दोनों पर कुल लाभ कितना हुआ है 25% का। अभी विक्रय, इसको लाइन को रहने देते हैं, कुल लाभ हुआ है 25% का, कुल लाभ हुआ है तो कुल क्रय मूल्य इतना है, तो इसी को ना बढ़ा के 25% पर बेचा, 25% बढ़ा के बेचेगा, मतलब 125% पर बेचेगा। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का क्या आ गया, एसपी आ गया, ए प्लस बी का आ गया एसपी। ठीक है, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया बाबू, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया आपका 2800। कुल लाभ हुआ है 25% का, तो 125% पर बेचा जाएगा। तो 2800, 125 बटे में 100 को कटाइएगा तो 5 बटे में 4 हो जाएगा, 4 से कट गया ये 7 बार में, 7 गुना 5 35, कुल विक्रय मूल्य आ गया 3500 रुपया। ठीक है, ए का विक्रय मूल्य कितना है बाबू, ए का विक्रय मूल्य है आपका, ए का विक्रय मूल्य दे दिया है 1380 रुपया, तो यहां से घटा देंगे तो बी का विक्रय मूल्य आ जाएगा एसपी ऑफ बी, बी का विक्रय मूल्य आ जाएगा, कुल विक्रय मूल्य में से घटा देंगे इतना आ जाएगा। अब हमसे बोला बी को कितना लाभ हुआ, बी का लाभ, तो बी का क्रय मूल्य है 1600 रुपया, 1600 में खरीदा और इतना में बेचा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य है 2120 माइनस 1600, तो आपका आ जाएगा 520। 520 रुपया का लाभ हुआ बी को, तो बी का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ गुना 100 बटे बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य है 1600, बी का क्रय मूल्य है 1600, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया,
फिर कटेगा आपका, कटाना है बस। 8 दूना 16, 8 छके 48, 8 पंचे 40, 65/2, तो इसका आधा हो जाएगा कितना, 32.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिर्फ क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको फंसाने का कोशिश किया है, लैंग्वेज दे दे के, लैंग्वेज दे के आपको फंसाने का कोशिश किया है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला है कि अंकित मूल्य पूछा है, मार्केट प्राइस आपसे पूछा गया है, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पूछा गया है, अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देगा, अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देगा, तो 75% में बेचेगा, 75% में बेचेगा। अब कुछ और एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, नगद भुगतान करने पर 20% का और छूट देता है, 20% का और छूट देगा तो 80% में बेचना चाहेगा। ठीक है, यही बेचा है, 480 में बेच दिया है। तो एमपी 75% को भिन्न में बोल देंगे 3/4, 80% को भिन्न में बोल देंगे 4/5, बराबर में 480। 4 4 कट गया, 3 से कट जाएगा, 160 बार में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमपी का मान आ जाएगा 16 पंचे 80, 800 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझदारी से बनाना है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। रूल याद रखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये समद्विबाहु है, मतलब दोनों भुजा क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, यही हो गया समद्विबाहु और ये हो गया समकोण। इसको याद रखिएगा, क्या होता है, a√2 का रिलेशन होता है, a√2 का रिलेशन होता है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो परिमाप, परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग। कभी भी परिमाप किसी का बोलेगा, त्रिभुज चतुर्भुज, तो घेरा, घेरा मतलब परिमाप होता है, तो इसको सबको जोड़ दीजिएगा, तो a 2a हो गया, 2a प्लस में a√2 हो गया। ठीक है, यही परिमाप हो गया, पैरीमीटर हो गया, सबको तीनों को जोड़ दिए, a 2a प्लस में ये वाला, इसका मान दे दिया है 30। ठीक है, a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन ले लिए, 2 + √2 हो गया। आराम आराम से समझिएगा, बराबर में 30, a का मान आ गया 30 बटे में 2√2 + √2। परिमेयकरण करने सबको आता होगा, परिमेयकरण सबको करने आता होगा, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिएगा, तो नीचे में a² - b² आता है, तो 2² 4, √2² 2 हो जाएगा, 2 से कट जाता है 15। परिमेयकरण अपने से कर लीजिएगा, सबको आता ही है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये परिमेयकरण करके आया। तो अब बोल रहा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुज तो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 1/2 गुना 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुना आधार आपका क्या है बाबू, a है, a का मान यही है 15 2 माइनस √2। ठीक है, यही है। अब ऊंचाई तो यही है a, तो इंटू में 15 2 माइनस √2। कैलकुलेशन तो है इसमें, 1/2 गुना 15 गुना 15 है, और यहां पर दोनों का सेम चीज है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा।
अब थोड़ा सा एक बार फोकस करते हैं। 2 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, फार्मूला जानते हैं, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4, प्लस में बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, माइनस में 2 a b लिख दिए। 4 2 कितना हो गया 6, माइनस में 4√2। ठीक है, तो 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 3 माइनस 2√2। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कहां बच के जाइएगा, करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 1/2 हो गया, 15 गुना 15 225 हो गया, और गुना में इसका मान आया है कितना 2 3 माइनस 2√2। ठीक है, इसको कटा दिए, 2 से 2 कट गया। अब यहां पर √2 का मान पॉइंट में दिया हुआ है, तो √2 का मान भी रखना जायज है। तो 2 यहां पर डायरेक्ट आप √2 का मान रख देते हैं। तो यहां पर देखिए √2 का मान रखते हैं बाबू, यहीं पर रख देते हैं। √2 का मान 1.414 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई है, इसमें कर देंगे। थोड़ा पैसेंस रख के समझिए। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.81828 हो जाएगा, 828 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया, इसको घटाएंगे तो 2 7 1 पॉइंट कितना आ जाएगा। तो यहां पर से इसको हटा देते हम थोड़ा सा, फिर से लिखते हैं 1/2, 15 गुना 15 225 हो गया, गुना में। ठीक है, इसका मान कितना आया, होल स्क्वायर का मान 2 गुना में 0.172। 2 2 कट गया, पॉइंट उड़ाना पड़ेगा, पॉइंट उड़ाइए, उड़ाना ही पड़ेगा। पॉइंट उड़ाएंगे, बटे में 1000 लिखेंगे, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 नमा 225 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 12। 9 से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव तो है ही, तो करना पड़ेगा ही। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओ बट्टे में 1000 होगा तो बट्टे में और भी 10 होगा एक ठो, हम 100 लिख दिए थे मिस्टेक से, बट्टे में 10। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 9 चौके 36, 2 38, बट्टे में 10 है तो 38.7 हो जाएगा, 38.7, 38.7 लगभग में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही 100% सही होगा। ठीक है, जल्दी से लिखिए। ये लगभग में निकाले हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, एक गोलाकार है, उसको घुरकाइएगा तो एक चक्कर जितना लगाएगा तो उतना दूरी तय करेगा एक चक्कर में। एक चक्कर क्या होता है, परिधि। एक चक्कर हमसे दूरी पूछा है, तो एक चक्कर जितना घुमाइएगा गोला को तो वही होता है क्या, परिधि। ऐसा ऐसा 20 चक्कर लगाना है, तो परिधि क्या होता है बाबू, 2πr। एक चक्कर का दूरी हो गया, ऐसा ऐसा 20 चक्कर लगाना है, तो यही आपका दूरी हो गया, डिस्टेंस इतना कवर करेगा 20 चक्कर लगाने में। तो 2 गुना पाई का मान रख देंगे 22/7, और व्यास, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, 35/2 गुना में 2 हो गया। 2 2 खत्म, 7 से कट गया 5 बार में, 5 गुना 2 10, 10 गुना 22 220 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों गलती हो रहा है, मीटर में बताना है, फिर भी नहीं।
2 पाई r लिख दिए, सही है। ओहो, यहां पर 20 है तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो इतना सेंटीमीटर आया। मीटर में क्या होगा, 100 से भाग देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो 22 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जीरो कभी कभी छूट जाता है, जीरो का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बहुत आसान से बना देते हैं CISI का क्वेश्चन को, आपको बहुत बार बताए भी हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है और मिश्रधन मिला है इतना। मिश्रधन है बाबू आपका 8820 रुपया। इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज घटा देंगे तो 8000 मूलधन होगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8000, मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आता है। मूलधन आपका आ जाएगा 8000 रुपया। अब देखिए, विदाउट फॉर्मूला आपको समझा रहे हैं, सीखिएगा। ये मूलधन हमेशा पहला धन होता है, मिश्रधन हमेशा दूसरा धन होता है। हमेशा सेकेंड बाय फर्स्ट मेथड से बनाइए, बन जाएगा आपका 8820 बटे में 8 इतना आ गया। ये 2 साल का फ्रैक्शन के रूप में है, 2 साल का ना है, 8000 से बढ़कर इतना हो गया, 2 साल का गैप है। तो 2 साल को 1 साल में बनाने के लिए स्क्वायर रूट कर दीजिए। 3 साल रहेगा तो क्यूबिक रूट, 4 साल रहेगा तो फोर्थ रूट। समझ में आ गया? कटा देते हैं, 2 से कटा दिए 400 बार में, 2 से कटा देंगे 4 4 1। अब पता चल गया 441 किसका रूट अंडर होता है? 21। 21 का स्क्वायर करने पर ये 20 का स्क्वायर होता है। आ गया। अब देखिए, 1 साल का ये फ्रैक्शन आ गया, तो 1 साल में बढ़ा कितना? 1 का बढ़ा 20 में ही बटे में 20। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 5% आपका बढ़ा, मतलब 5% के हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन को आप इस मेथड से बना सकते हैं, हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब अंकित मूल्य है आपका 3040 रुपया और उसमें 205 रुपया का आपको छूट दे दिया। अंकित मूल्य पर छूट देता है तो उसको बेचेगा कितना में? घटा देंगे 2835 रुपया में उसको बेच देगा, इतना डिस्काउंट देने के बाद। हाँ, ये तो सबका 100% सही ही हुआ होगा, बउआ वाला है और सबसे बना भी होगा। देखिए, बोला है 25 वस्तु का सीपी, 25 वस्तु का माने गुना सीपी, ठीक है। 35 वस्तु का बिक्र एसपी, 35 वस्तु का माने गुना एसपी, दोनों है बराबर, दोनों है बराबर, बराबर कर दिए। 5 25, 5 7 35, तो सीपी इधर लेके आ जाएगा, बटे में एसपी आ जाएगा, और ये 5 को इधर भेज देंगे तो 7 बटे में 5 हो जाएगा, 7 बटे में हो जाएगा 5। 7 में खरीदा 5 में बेचा, 7 में खरीदा 5 में बेचा, तो लॉस हुआ, तो 2 का लॉस हुआ, तो लॉस पर हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे में क्रय मूल बटे में 7। 200 बटे में 7 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 200 बटे में 7 को लिख देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आधा रोल करेगा, रिपीटेशन भी करेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है 3 सिंप्लीफिकेशन का है, 309 डिवाइडेड बाय, अब सुनिएगा, 3 बटे में 2, ऑफ माने होता है गुना, पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 13 चौके 52, 52 और 3 55, नहीं 12 है, 12 चौके 48, 48 3
51/4 हो गया, 2 से कट गया 30 बार में। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बाबू, ये कितना हो गया, 30 या 90, एलसीएम लेंगे 4, 9 चौके 36, 360। देखिए कैसे बनेगा, 30 या 90, एलसीएम लीजिएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई होगा, घटाने सबको आता है, 90 माइनस इतना, तो 9 चौके 36, 360 में से 51 चल जाएगा, 51 चल जाएगा तो 309 बचेगा। डिवाइड है तो पलटी मार देंगे तो गुना में बदल गया, 309, 9 कट गया, 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है सबका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है 15 व्यक्ति का औसत दिया हुआ है 32, तो 15 व्यक्ति का औसत दिया हुआ है 32, तो 15 व्यक्ति का कुल हो जाता है 15 गुना 32। औसत को संख्या से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है यदि 2 व्यक्ति और जोड़ दिया जाए तो 17 व्यक्ति हो गया, औसत बढ़ गया 3, तो पहले 32 था, अब बढ़ के 3 बढ़ गया तो 35 हो गया, तो 2 बढ़ गया, 15 से 2 आदमी बढ़ गया, तो 17 व्यक्ति का औसत दे दिया है 32, 3, 35। तो 17 व्यक्ति के कुल योग में से 15 व्यक्ति का कुल योग घटा देंगे तो 2 व्यक्ति मान लेते हैं x, 2 व्यक्ति x और y है, तो 2 व्यक्ति का कुल योग बच जाएगा। ठीक है, 17 व्यक्ति के कुल योग में से 15 व्यक्ति का कुल योग को घटा देंगे तो 2 व्यक्ति का कुल योग बच जाएगा। गुना करेंगे, 17 पंचे 85, 8, 17 तिया 51, 59, माइनस 15 दूना 30, 15 तिया 45, 480। ये दोनों को घटा देते हैं, 5, 1, 1, ये 2 व्यक्ति का कुल योग आ गया बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों व्यक्ति का क्वेश्चन में दिया हुआ अंतर आपको 11। हमसे बोला नए व्यक्ति में छोटा व्यक्ति मतलब y का मान पूछ रहा है। जब x का मान बोलता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, y का मान पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग करते, ये नियम होता है। 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, 104/2 क्या हो जाएगा बाबू, 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन करता है। जल्दी से लिखिए। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफे नहीं दिख रहा है जी। बढ़े आगे, इसका ग्राफ थोड़ा नहीं दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बोला है क्या, पहला नंबर में एक अनुभवी मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस वाला लड़की है जो 8 दिन में काम को करती है। अनुभवी जो है, एक्सपीरियंस वाला लड़की जो है उस काम को 8 दिन में करती है। युवा यंगेस्ट गर्ल जो है, एक यंगेस्ट गर्ल है जो उस काम को 12 दिन में करती है। एक्सपीरियंस वाली हो गई, एक युवा हो गई 8 दिन में करती। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 24 होगा, 8 तिया 24, 12 दूना 24। ठीक है, अब बोला दोनों एक साथ काम करती है 3 दिन करवाते हैं, तो दोनों मिलकर 3 दू 5 काम करेगी 1 दिन में, तो 3 दिन में कर लेगी
3 दिन में कर लेगी 15 काम। तो 24 काम में 15 काम हो गया तो बच गया शेष आपका 9 काम। शेष बच गया 9 काम। अब शेष काम कार्य को अनुभवी लड़की करती। अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस वाले लड़की एक दिन में 3 काम करेगी। 3 का इफिशियंसी से कर रही है तो 9 काम को करेगी 9/3। तो 3 दिन में शेष काम को एक्सपीरियंस वाली लड़की कर लेगी। ठीक है, एक्सपीरियंस वाली लड़की कर लेगी कितने दिन में? 3 दिन में शेष काम को कर लेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है कि मूलधन आपसे पूछा हुआ है। मूलधन आपसे पूछ रहा है, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर भी आपका दिया हुआ है। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे में समय गुना दर, यही होता है। तो मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे में समय गुना में दर। 8 दूना 16, 16 से कट गया 30 बार में, 30 गुना 100 हो जाएगा 3000। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बन गया है ये क्वेश्चन और सही जवाब भी आ रहा है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आया है आपके सामने, प्रेजेंट है। हमसे पूछ क्या रहा है उस पर फोकस करते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है क्या, सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का औसत। 4 गो बल्लेबाज है तो इसका रन कितना कितना मारा है, स्कोर ये चेक करते हैं बाबू। इसका स्कोर हम चेक करते हैं, इसका औसत पूछा है तो रन का 4 गो बल्लेबाज है, यही चारों कैंडिडेट है जो पिच पर कवारा है। इतना इतना रन मारा है तो चारों को जोड़ देंगे। तो चारों को जोड़ने पर 0, 5 5 10, 4 14 के 4, हाथ में रहा 1, तो हो जाएगा 10 4 14, 14 8 22, 22 9 31, 1 32। इतना रन टोटल मारा है। इतना रन टोटल मारा है तो 4 कैंडिडेट मिलाकर उसका रन जोड़ दिए तो औसत पूछा है तो कुल रन मारा है 3240। 4 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा 4 से 810। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज 60 क्वेश्चन तक हो गया, 41 से 60 तक। ठीक है, एक क्वेश्चन ग्राफ वाला नहीं पता चल रहा था इसीलिए इसमें स्क्रीन पर नहीं आया, तो सब क्वेश्चन का डिस्कस कर दिए और आपको भी समझ में अच्छे से आया। देखें मैक्सिमम लोग सही भी जवाब दिए हैं। खुशी होता है कि बच्चे लोग जवाब देते हैं। तो अच्छे से पढ़िए और जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना सक्सेस जल्दी मिलेगा। जितना ज्यादा देर पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा। और मोबाइल थोड़ा सा कम यूज करके कंटेंट पर फोकस करिए। मैथ है, मैथ में स्कोरिंग सबका नहीं आता है और जिसका आता है वो कबाड़ देता है। ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हेलो हेलो।
हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से एसएससी जीडी के हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। रोज की तरह जैसा आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं 61 से लेकर 80 तक इंग्लिश के क्वेश्चन आप हिंदी के क्वेश्चन आपके होंगे और उसको बारी बारी से हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है जो कहा गया है। ये जो शब्द है एक वाक्यांश है। ये जो कहा गया है इसके बदले में एक शब्द क्या हो सकता है? अनेक शब्दों का एक शब्द पूछ रहा है, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? पठित, पठित कहते हैं जो पढ़ा गया है। प्रकाशित, जिसे पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया है। लिखित, जिसे लिखा गया है। और जिसे कहा गया है उसे कहते हैं कथित। इसलिए आपका आंसर नंबर होगा डी 61 का। जो कहा गया है उसे हिंदी में कहते हैं कथित। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा शब्द है, कहता है ये जो शब्द दिया हुआ जेठ, जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जेठ का स्त्रीलिंग रूप है जेठानी। जेठ की पत्नी को हम जेठानी कहते हैं। तो जेठ, जेठानी इसका सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो ए नंबर इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है बहुरी विचार किन्न मन माही और सिए बदन सम हिमकर नाही। बहुरी विचार किन्न मन माही, ये रामचरितमानस का एक चौपाई है। कहता है सिए बदन, सिए के शरीर के समान हिम भी नहीं है। हिम मतलब बर्फ, उसके समान वो भी नहीं है। इतनी खूबसूरत है हमारी मां सीता का वर्णन किया गया उनका स्वरूप का, कि हिम का जो गोला है वो भी उनके सामने उतना खूबसूरत नहीं है। इसमें कहता है कौन सा अलंकार है? जब किसी की तुलना की गई हो किसी से, लेकिन ये बताया जाए कि उसके समान नहीं है, तो ऐसे अलंकार को हम प्रतीप अलंकार कहते हैं। इसको उपमा का उल्टा है ये प्रतीप अलंकार, जिसमें उपमा तो देते हैं लेकिन साथ ही साथ उपमा के अलावा उसकी तुलना नहीं होती है, ना ही लिखा हुआ है। इसलिए इसमें हमारा प्रतीप अलंकार है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कहता है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा का मतलब है करेला तो स्वयं तीखा है, और उस करेले को पौधे को अगर आप नीम के पौधे पर चढ़ा दें तो और तीखा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिलकर के और तीखापन हो जाएगा। मतलब पहले से तो बुरा था ही, और उसमें जुड़ गया तो उसकी बुराई और बढ़ गई। तो इसका अर्थ हो गया कि इसका अर्थ है एक साथ। देखो पहला जो कह रहा है कि करेले की बेल का नीम के वृक्ष पर चढ़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ नहीं है लोकोक्ति का। करेले और नीम का संयोग ऐसा नहीं है, करेले और नीम का सर मिलना ऐसा नहीं है। डी नंबर कह रहा है आपका आंसर है। कहता है एक साथ दो या कई दुर्गुणों का हो जाना। एक साथ दो या दो से अधिक दुर्गुण, खराब गुण का एक साथ मिल करके और खराब हो जाना। तो एक करेला और दूजे नीम पर चढ़ा, ये इसका अर्थ वही है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है डी नंबर आपका आंसर होगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? पर्वत, पर्वत कहते हैं पर्वत का पर्यायवाची। तो भूधर पर्वत का पर्यायवाची है, नग भी पर्वत का पर्यायवाची है, और शैल भी पर्वत का पर्यायवाची है। जो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है वो नभ, क्योंकि नभ का मतलब होता है आकाश। तो इसका मतलब है कि सी नंबर आपका आंसर होगा। ये पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हमारा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा हम इसको कहेंगे। अगला देखिए, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? जल पिपासु यानी
जल को पिपासु मने जो प्यासा है, जल के लिए जिसको प्यास लगी है, जल पिपासु, जल के लिए। देखो के लिए इसमें एक कारक के चिन्ह का लोप है, इसके अंदर जब आप इसका विग्रह करोगे तो एक कारक का चिन्ह आपको नजर आएगा। तो जब भी कहता है जैसे राजपूत, इसको जब समास विग्रह करते हैं तो अर्थ हो जाता है राजा का पुत्र। तो देखो का एक विभक्ति है कारक की जो बीच में आया है। अगर हम कहें विद्यालय तो हम कहते हैं विद्या का आलय। यहां भी देखो का इसमें एक विभक्ति है। ठीक वैसे ही जल पिपासु का मतलब है जल के लिए पिपासु। यहां पर के लिए विभक्ति है कारक का, संप्रदान कारक का। तो जिसको विग्रह करने के बाद जिसमें कारक का कोई न कोई विभक्ति नजर आए उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास, कहते हैं उसको तत्पुरुष समास। इसलिए आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका तत्पुरुष समास। अगला देखिए, इस प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। स्वप्न, स्वप्न मतलब होता है नींद में जब आप होते हैं तो रात में जो सपना देखते हैं उसको कहते हैं स्वप्न। कहता है उसका विपरीतार्थक क्या होगा? तो निद्रा तो होगा नहीं क्योंकि निद्रा तो में ही स्वप्न आता है। ध्यान होगा नहीं क्योंकि ये जगह में मनन भी नहीं। तो आपका कुल मिलाकर के आंसर नंबर बी हो जाएगा जागरण, क्योंकि स्वप्न सोने से संबंधित है, जागरण जागने से संबंधित है। इसलिए आपका बी नंबर आपका आंसर होगा, उसका विपरीतार्थक हो जाएगा जागरण। अगला देखिए 68 नंबर, छाती पर सांप लौटना। कहता है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? छाती पर सांप लौटना का मतलब होता है किसी के लिए ईर्ष्या रखना। मान लो किसी व्यक्ति को कोई सफलता मिली, आप उस सफलता को देखकर जल भून गए, ईर्ष्या रख रहे हैं, इसको कहते हैं छाती पर सांप लौटना। तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ कष्ट पाना नहीं होगा, भयभीत होना नहीं होगा, साहस का काम करना नहीं होगा। तो डी नंबर होगा ईर्ष्या करना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, इसको कहते हैं छाती पर सांप लौटना। अगला देखिए, अगला है आपका निम्नलिखित शब्दों में से तृषा शब्द का विलोमार्थी क्या है? तृषा, तृषा माने तृष्णा जिसको कहते हैं आप। तृष्णा का मतलब होता है किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होना, उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना, इसको कहते हैं तृष्णा होना। तृषा उसी से बना है। तो तृषा का मतलब है कि आपके अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा भी है, लालसा है, इच्छा है, लालच है। इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा कहता है तृप्ति, यानी जब व्यक्ति तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए तो उसके मन की लालसा हो जाती है खत्म। तो तृषा का उल्टा हो जाएगा तृप्ति यानी संतुष्टि। और तृषा का मतलब असंतोष, जब आपके मन के अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा भी है, संतुष्ट नहीं हुए हैं आप, तो उसको कहते हैं तृषा। और तृप्ति माने संतुष्टि। तो इसका विलोम हो गया सी नंबर संतुष्टि। अगला देखिए, अब कहता है नीचे दिए गए कुछ वाक्यांश के शब्द के समूह दिए गए हैं। इसके बाद 5 ऐसे शब्द दिए गए हैं जो एक ही शब्द में वाक्यांश का अर्थ प्रकट करते हैं। आपको पता लगाना है कि वह शब्द कौन सा है जो वाक्यांश का सही अर्थ प्रकट करता है। कहता है जो आसानी से पचता हो, मधु मिला हुआ हो। मधु का मतलब होता है मध, है ना, वो मिला हुआ, हनी। बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा, और सुगम मतलब जहां पहुंचना बहुत आसान हो, सुगम। तो हो गया लघु पाक, जो आसानी से पचता हो, इसका अर्थ कहलाता है।
आगे देखिए क्या कहता है, कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? अर्ध तत्सम यानी आधा तत्सम है, पूरा नहीं, आधा तत्सम है। तत्सम कहते हैं जो संस्कृत का मूल शब्द है उसको कहते हैं तत्सम। तो अर्ध तत्सम कौन है? आखर, अक्षर, अक। तो ये है आधा तत्सम अक्षर, ये आधा तत्सम है, क्योंकि अक्षर तो ये पूरा तत्सम है, आखर तो कोई शब्द नहीं, अक भी नहीं, तो अक्षर ये आपका अर्ध तत्सम है। ठीक है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का शब्द है आह्वान, आह्वान, स्वावलंबन और निरावलंब। निरावलंब, आह्वान, आवाहन, आह्वान लिखा हुआ है। स्वावलंबन है, स्वावलंबन स्वावलंबन होता है, स्वावलंबन ही स्वावलंबन। निरावलंब, निरावलंब, तो ये आपका कौन सा शब्द शुद्ध है? ये निरावलंब आपका सही है। ये आपका जो शब्द है ये वर्तनी के हिसाब से आपका सही है। अगला शब्द देखिए, विपरीतार्थक का चयन उसके नीचे के विकल्पों में से कीजिए। अनुरक्ति, अनुरक्ति का उल्टा क्या है? अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब अनुरक्त होना, यानी किसी चीज में जुड़ जाना, किसी चीज में आसक्त हो जाना, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, कहते हैं अनुरक्ति, उसी को कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा विरक्ति, यानी उससे दूर हो जाना। तो विरक्ति का मतलब उससे दूर हो जाना और अनुरक्ति का मतलब होता है उससे जुड़ जाना, तो इसका उल्टा हो गया आपका विरक्ति। अगला देखिए, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ये सब जानते होंगे। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में भी 2 ही वचन होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो हिंदी में भी 2 वचन होते हैं, इसे ए नंबर आपका आंसर होगा, इसमें 2 ही वचन होते हैं। तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करके देखिए, तो हो जाएगा तपह जोड़ वन, तो बन गया तपोवन। तपह जोड़ वन तो बन गया आपका तपोवन। तो तपह में कौन है? विसर्ग। और कहा जाता है कि अगर किसी विसर्ग के साथ कोई आपका स्वर या व्यंजन मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं उसको? विसर्ग संधि। इसे ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तपोवन में विसर्ग संधि है, तपह जोड़ वन, इसको कहते हैं विसर्ग संधि। ये आपका एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। भारत से दूर दूर से दूसरे देश से लोग आते थे, भारत में पढ़ाई करने के लिए लोग आया करते थे, दूसरे देशों से भी आते थे। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आप सब जानते हो कि यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआन सेंग भी आया था, चीनी तीर्थयात्री भी आया था पढ़ने के लिए। ऐसे न जाने कितने विदेशी यात्री आए, कितने विदेशी लोग यहाँ आकर के अध्ययन करके गए थे। तो देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, पुरानी जो भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। हमारे यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं मिलता था, या केवल सांस्कृतिक ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान ही केवल नहीं था, बल्कि हमें शारीरिक ज्ञान भी दिया जाता था। प्रदान करने के साथ शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था, यानी साथ साथ युद्ध की भी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं
इस हमारे यहाँ जो पुरानी शिक्षा की जितनी भी संस्थाएं थी, आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। वो आश्रम में गुरुकुल में बच्चे जाके सीखते थे, और वो जो सीखते थे गुरुकुल में, उनका चहुमुखी विकास यानी हर तरह का विकास होता था। देखते होंगे वो मल्लयुद्ध भी करते थे, वो खेती भी सीखते थे, वो युद्ध भी सीखते थे, वो पढ़ते भी थे, और वो अध्यात्म भी सीखते थे। सारी चीजों का विकास उनका होता था, पूर्ण विकास होता था उनका। लेकिन आज की स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमारे आज जो शिक्षा प्रणाली है बड़ा दोषपूर्ण है। वो केवल डिग्री तो देती है, बेरोजगारों की भीड़ पैदा कर देती है। वो आज आप जब पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो आपको केवल और केवल एक सरकारी नौकरी के लिए आप लाइन लगा देते हैं। आपके हाथ में कोई हुनर नहीं होता कि आप स्वयं कोई काम कर सकें। ऐसी शिक्षा प्रणाली किस काम की है? कोई जरूरी नहीं है कि सरकार सब लोगों को, सारे बेरोजगारों को अपने यहाँ नौकरी दे ही सकती है, क्योंकि उसकी तो निश्चित संख्या है और बेरोजगारों की फौज बहुत बड़ी है। तो आप समझ लीजिए, हमको अपना हुनर भी सीखना चाहिए। तो कहता है पहले के लोग, बेरोजगार की भीड़ नहीं होती थी, पहले कुछ हुनर सीखते थे हम। जो जिस चीज को जानता था उसी काम को करता था वो। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी, देखो अभी आया था स्वावलंबी, देखो स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। आज स्वावलंबी लोग नहीं हो पाते हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर समाज के प्रति, देश की सेवा के प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं होता है। हम कहते तो हैं, लेकिन सेवा भाव कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली गड़बड़ है। अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान भी नहीं करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने का अनेक प्रयास किया है। हालांकि समय समय पर शिक्षा में सुधार होता रहा है। अभी भी सरकार, हर एक सरकार आती है, कुछ न कुछ सुधार करती है, प्रयास करती है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। आज तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सरकार सोच रही है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर, अभी जो हमारा नया जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें हम भाषा से ऊपर उठें, जाति से ऊपर उठें, धर्म से ऊपर उठें। क्या उठ करके करें? राष्ट्र हित में काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। प्राचीन समय में, पहले समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। पहले के समय में हमारे यहाँ शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, लेकिन आज वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। हमने आप लोगों को ये पैसेज आपको पढ़ा दिया। अब पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है इसके बाद। कहता प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कौन था प्रमुख केंद्र? कहता है कौन प्रमुख केंद्र था? भारत, अमेरिका, रूस और चीन। तो भारत ही प्रमुख केंद्र था। हमारी शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भारत ही था। इसलिए भारत इसका आंसर हो जाएगा। पूरा पैसेज हम पढ़ चुके हैं, अब दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा क्वेश्चन देखिएगा और आप देखिएगा कैसे बनेगा। सो अगला देखिए, शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं किस चीज पर? प्राचीन शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। तो जगह विद्यार्थी के चहुमुखी विकास यानी चतुर्दिश विकास, यानी हर प्रकार के विकास, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, संस्कृति का हो, भाषा का हो, देश का हो, सब तरह का विकास करती थी। इसको कहते हैं चहुमुखी विकास, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपको। अगला देखिए, अगला कहता है
अगला देखिएगा, आता है नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नई शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को किस रूप में प्रेरित किया जाता है? रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में काम करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, किसी के लिए भी नहीं। कहता है क्या किया जाता है? अब जरा देख लीजिए, नवीन शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंदर विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करने की प्रेरणा दी जा रही है। तो राष्ट्र हित में यानी राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए उसे प्रेरित किया जा रहा है। तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 79 नंबर देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो, शिक्षकों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों को नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो नवीन शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। व्यवहारिक शिक्षा ताकि किसका हो? शिक्षितों को क्या हो सके? नैतिक, शारीरिक क्या हो सके? शिक्षितों को रोजगार मिल सके। इसलिए हमारे व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, अपना व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। देखो लिखा हुआ ना, रोजगार उपलब्ध हो सके, यानी शिक्षकों को रोजगार मिल सके, शिक्षितों को, इसलिए उनको व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। अगला 80 नंबर देखिए, अंतिम क्वेश्चन देखिए आप। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ऊपर जो गद्यांश लिखा हुआ है, अगर उसको आपको कहे कि एक शीर्षक का तलाश कीजिए तो आपका शीर्षक क्या हो सकता है इसका? भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, भारत और गरीबी, मेरे सपनों का भारत। भारत मेरा देश तो नहीं, नारी का कोई चर्चा नहीं है, भारत और गरीबी की कुछ बात नहीं है, मेरे सपनों का भारत, यही सबसे उपयुक्त इसका टाइटल हो सकता है। इसका हमारा क्या हो सकता है? हमारा शीर्षक यही सबसे उपयुक्त है, मेरे सपनों का भारत, यही सबसे उपयुक्त है। इसे डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम डी नंबर आंसर, इस तरीके से हमने देखा कि 20 क्वेश्चन का हम आपके सामने आज जो आपने टेस्ट दिया था उसका हमने डिस्कशन करा दिया। बाकी बातें हम लोग आगे अगले टेस्ट का जब आप लोग देंगे इसके बाद का हम डिस्कशन आपको करा देंगे। तब तक के लिए आप इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह आप काम करते रहिए। आप सब लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह तैयारी करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।